बात करते हैं अपन पहला पार्ट के बारे में, दैट इज द ईयर। डियर, यदि मैं ईयर की हल्की सी एनाटॉमी के बारे में बात करूं तो बोला जाता है कि बेटा जो ईयर है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। और इस सेंसरी ऑर्गन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, पहला एमसीक्यू, जो प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा वो प्राइमरी फंक्शन होता है बैलेंस, बैलेंस यानी कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। इसी के थ्रू आप अपने आप को जुड़े रखिएगा जीनोमिक से, ठीक है ना। जो सबसे पहला मैंने बोला है वो बोला कि बेटा ईयर है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, और ये जो सेंसरी ऑर्गन है इस सेंसरी ऑर्गन का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज द बैलेंस। और बैलेंस के बाद में बेटा इसका जो सेकेंडरी फंक्शन आता है, ये सेकेंडरी फंक्शन है हियरिंग। सबसे पहला एससीओ के लेवल का एमसीक्यू तो यही बनता है कि ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, तो इसका काम होता है बैलेंस बनाना। बेटा बात किया कि ईयर का जो काम है बैलेंस बनाना, जो प्राइमरी फंक्शन है, और दूसरा है हियरिंग। देखिएगा बेटा, आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका ईयर है, इस ईयर के अंदर एट्थ क्रेनियल नर्व की नर्व सप्लाई होती है, जिसको बोलते हो आप वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व। बेटा ये जो वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व है ये 8th नंबर का क्रेनियल नर्व है। बिल्कुल देखिएगा, बात स्टार्ट होते मैंने बोला था कि ईयर है एक सेंसरी ऑर्गन है, तो बेटा इसके ऊपर नर्व सप्लाई करने वाली जो नर्व है वो भी सेंसरी नर्व होगी, सेंसरी नर्व होगी। और ये जो सेंसरी नर्व है, इस सेंसरी नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वेस्टिबुल, एक होता है कॉक्लियर। यानी कि जो बैलेंस बनाने का काम है वो वेस्टिबुल करता है, और हियरिंग का जो काम है वो आपका कौन करता है, वो आपका कॉक्लियर नर्व करता है। तो कान के बारे में मैंने एक जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, और वॉइस प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज क्लियर। आई थिंक आपके थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकी यहाँ से सारा सब कुछ सही है, ठीक है सर। बात कर रहे थे कि वेस्टिबो कॉक्लियर नर्व 8th नंबर का क्रेनियल नर्व है, जो कि कान के अंदर सप्लाई करता है, और कान पे सप्लाई करने के साथ में बोलता हूँ कि जो वेस्टिबुल वाला पार्ट है वो बैलेंस मेंटेन करता है, और जो कॉक्लियर वाला पार्ट है वो आपके हियरिंग का काम करता है। सर ये जो ईयर है, ये ईयर पूरा का पूरा ईयर एक बोन के अंदर सिचुएटेड होता है, उस बोन का नाम है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, अपना पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, छोटे एमसीक्यूज लिखूंगा, और ये फिक्स है बेटा सीएचओ के अंदर वन लाइनर एमसीक्यूज आएंगे, और वन लाइनर एमसीक्यूज है वो यहीं से बनने हैं, ठीक है सर। ये जो ईयर है वो पूरा एक बोन के अंदर सिचुएटेड होता है, और वो आपकी बोन होती है बेटा टेम्पोरल बोन। और टेम्पोरल बोन अपने आप में पार्ट होती है स्कल का, स्कल बोन। और बेटा स्कल में भी बात करूं तो स्कल में भी ये होती है आपकी क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन का पार्ट होता है आपका टेम्पोरल बोन, ठीक है सर। देखिएगा इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा ईयर दिखाने की कोशिश किया है। मैंने सबसे पहला बात बोला था कि सर ईयर जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन है, प्राइमरी काम होता है इसका बैलेंस बनाना, सेकेंडरी काम होता है इसका हियरिंग का। ये जो ईयर है वो एक बोन के अंदर सिचुएटेड होता है, जिस बोन को अपन बोलते हैं टेम्पोरल बोन। देखिएगा मेरे मार्कर को, ये देखिएगा जहां मेरा मार्कर घूम रहा है ये पूरा का पूरा आपका टेम्पोरल बोन है। दिस इज एंटायर योर टेम्पोरल बोन। और इस टेम्पोरल बोन के अंदर पूरा कान मतलब कि एक्सटर्नल ईयर का पार्ट भी टेम्पोरल बोन के अंदर मर्ज हो रहा है, मिडिल ईयर का पार्ट भी टेम्पोरल बोन में मर्ज हो रहा है, और इनर ईयर का जो पार्ट है वो भी आपका किस बोन के अंदर मर्ज हो रहा है, टेम्पोरल बोन के अंदर। और टेम्पोरल बोन में होने की वजह से मैंने बोला कि सर पूरा कान आपके बोन के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है, पूरी सिचुएटेड होता है, उस बोन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। सर अगला बात करते हैं कि ये जो अपना ईयर है, इस ईयर के टोटल 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट। कौन से तीनों पार्ट है, तो बेटा सबसे पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, सेकंड होता है मिडिल ईयर, और थर्ड वन होता है इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। बेटा जो एक्सटर्नल ईयर है ये आपका बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है, मिडिल ईयर जो है वो एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच में होता है, और सबसे लास्ट वाला जो है वो इनर ईयर, जहां पर आपकी नर्व और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वो टोटली जो पार्ट होता है, जो कंपार्टमेंट होता है, इसको अपन इनर ईयर बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर देखिएगा सर, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा आपका एक्सटर्नल ईयर है। यहां तक मतलब कि आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम तक, पीना से लेके ईयर ड्रम तक आपका जो एयर का पार्ट प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को अपन एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। लिख लीजिएगा एक्सटर्नल ईयर पीना प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना प्लस यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको अपन पिन्ना बोलते हैं, पिन्ना प्लस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये दोनों पार्ट मिलके कान के एक पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस पार्ट को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें, पिन्ना, और दूसरा कौन सा बेटा, एक्सटर्नल आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये जो पिन्ना है बेटा इसी को ही ओरिकल बोलते हैं, ओरिकल बोल दीजिएगा या पिन्ना बोल दीजिएगा, एक ही बात है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है पिन्ना का या फिर आपके ओरिकल का। क्या इंपॉर्टेंस होता है पिन्ना का, क्या इंपॉर्टेंस होता है पिन्ना का या ओरिकल का, तो देख बेटा सुनना, ये जो पिन्ना है जो बाहर से दिख रहा है, ठीक है ना, एक तो ये क्या करता है, ये जितनी भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितनी भी जो साउंड वेव्स आती है उन साउंड वेव को एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेशन करता है, और उनको ट्रांसफर करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, उनको ट्रांसमिटेड कर देता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ताकि आपका हियरिंग का जो मैकेनिज्म है वो बना रहे, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, तो देख बेटा इसी पिन्ना के जो सबसे छोटा बड़ा ये नीचे वाला जो पार्ट है जहां पे बालियां पहनने का काम आता है, ठीक है, जो बालियां पहनने वाला जो काम है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं लोब्यूल, ईयर लोब्यूल। बेटा ये जो लोब्यूल है लिख लेना एमसीक्यू नंबर 2, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 2। ये जो लोब्यूल है, इस लोब्यूल का यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ SpO2 लेवल, मेजरमेंट ऑफ SpO2 लेवल। और बेटा मेजरमेंट सिर्फ SpO2 लेवल का ही नहीं, मोस्ट रिलायबल जो SpO2 सैचुरेशन मिलता है वो मिलता है आपके पिन्ना के लोब्यूल से, ठीक है। मैं इस टाइम को वापस एक बार समराइज कर रहा हूं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलिक्स किसे कहते हैं, आऊंगा आयु सभी हेलिक्स पे भी। देख बेटा सुन, SpO2 मेजरमेंट करने का काम करता है लोब्यूल, ठीक है ना। और SpO2 का मतलब होता है बेटा आपके ब्लड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपके हीमोग्लोबिन में कितना आपका ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मली होता है आपका, नॉर्मली होता है 95 to 100%, ये होना चाहिए 95 to 100%। और इसका जो है मोस्ट रिलायबल जो जगह होती है वो आपका ईयर लोब्यूल होता है। क्यों ईयर लोब्यूल होता है, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ वैस्कुलरिटी अच्छी होती है, और दूसरी अंगुली की तुलना में यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शंस या ऑब्स्टिकल्स है वो कम मिलते हैं, इसी वजह से ये मोस्ट रिलायबल जगह है, ठीक है। बेटा पूछ रहे हैं भाई हेलिक्स क्या है, ठीक है ना, तो देखिएगा सर हेलिक्स जो है इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेलिक्स, यानी कि पिन्ना का जो ऊपर का जो राउंडेड पार्ट है, इस राउंडेड पार्ट को अपन हेलिक्स बोलते हैं। इसका क्लिनिकली कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस सुंदरता देता है। यदि हेलिक्स राउंड नहीं होता तो मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि आपने सबने बचपन के अंदर एक सीरीज देखी होगी हातिम वाली, जिसमें वो ओबो था जिसके सीधे कान थे, ठीक है। यदि हेलिक्स नहीं होता तो शायद तक ये जो कान है वो बिल्कुल सीधे होते, और सीधे होने के साथ में शायद तक जो ब्यूटी मिलती है वो ब्यूटी आपको ढंग से नहीं मिल पाती। सर बात कर रहे हैं अपन अगला डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एक्सटर्नल ईयर का। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहां से कहां तक होता है, तो पिना से लेके ईयर ड्रम तक, जिसको आप टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हो, पिना से लेकर आपके ईयर ड्रम तक। बेटा ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो टोटल लेंथ है वो होती है 20 to 30 mm, और 20 to 30 mm मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर। बेटा ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसका जो शेप है वो शेप होता है हल्का सा एस शेप, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो वो बिल्कुल हल्का सा कर्व्ड लिया हुआ होता है एस के जैसा। देख बेटा सुनना, इसका जो शेप है वो एस शेप होता है। एस शेप होना इसकी मजबूरी मान लीजिएगा या एक गॉड के थ्रू दिया हुआ गिफ्ट मान लीजिएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि देख बेटा यदि इसमें कर्व्ड होगा तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल से वो डायरेक्ट एंटर करके आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इंजर नहीं करेगा या वहां पे इंजरी कोज नहीं करेगा, इसी वजह से ये हल्का सा कर्व्ड होता है। ठीक है, तो सर बात कर रहे थे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो एस शेप का एक ऑर्गन होता है जो प्रेजेंट होता है पिना से लेकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाहर का होता है। उसके बाद में बात कर रहे थे कि इसका जो साइज है वो लगभग 20 to 30 mm के लगभग इसका लेंथ होता है, और एस शेप का ये होता है। एस शेप इसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है किससे, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर एंटर करने से रोकने से। ठीक है ना सर, अगला डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक केमिकल का फॉर्मेशन करता है, और उस केमिकल को बोलते हैं अपन ईयर वैक्स। ठीक है सर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर केमिकल का फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन को मैं बोलता हूं ईयर वैक्स। ये जो ईयर वैक्स है बेटा, ये ईयर वैक्स क्या करता है, ये ईयर वैक्स प्रोटेक्शन देता है किसका अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई किसी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वो कान के अंदर जाके इंजर्ड नहीं करे। ठीक है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। बेटा अगला जो इसी ईयर वैक्स का जो काम होता है वो होता है लुब्रिकेशन का मतलब होता है बेटा ये लुब्रिकेंट करके रखता है, ये मॉइस्चराइजेशन बना के रखता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना इसको थोड़ा सा कि देख बेटा सुन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है ठीक है ना वो ड्राई नहीं रहनी चाहिए। यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्राई रहा, एक छोटी सी सिंपल सी चीज समझिएगा कि देखिएगा, आपने अभी तक अपने नर्सिंग फील्ड के अंदर थोड़ा सा ये पढ़ा होगा कि सर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो काम है वो ये होता है कि जैसे ही साउंड वेव जाता है तो साउंड वेव जाते ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करता है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन से जो साउंड वेव्स है उनको इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिटेड करता है। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अरे सर्दियों के अंदर अपनी त्वचा है, यदि वो त्वचा सूख जाए तो त्वचा के ऊपर खिंचाव नहीं होता है क्या, त्वचा के ऊपर ट्रैक्शन नहीं लगता है क्या सर, यदि वैसा ही सूखापन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर हो जाए तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रैक्शन लगेगा, खिंचाव लगेगा, और उस खिंचाव से बचने के लिए नेचर ने क्या ईयर वैक्स दिया। ये ईयर वैक्स जो होता है उसमें सीबम प्रेजेंट होता है, इसमें स्वेट होता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और सीबम का मतलब होता है ऑयल, और ऑयल इसको मॉइस्चर करके रखता है जैसे कि आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है। ठीक है, और मॉइस्चराइजेशन से क्या होगा बेटा, मॉइस्चराइजेशन से आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल ही आपका क्या करेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो वेल फंक्शन करेगा, ढंग से काम करता रहेगा। सर दो काम बताया मैंने ईयर वैक्स के, पहला जो काम बताया था वो प्रोटेक्शन का था, दूसरा जो काम था वो लुब्रिकेंट का था। किसको लुब्रिकेंट कर रहा है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, ताकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वो ढंग से काम कर सके। बेटा अगला जो आपका ईयर का पार्ट होता है दैट इज द मिडल ईयर। ठीक है, अगला जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पार्ट होता है ठीक है ना, वो होता है आपका मिडल ईयर। ठीक है, देख बेटा ये जो मिडल ईयर है, इसी मिडल ईयर को बोलते हैं आल्सो नोन एज, इसी मिडल ईयर को बोलते हैं टिम्पेनिक कैविटी। आप टिम्पेनिक कैविटी बोल दीजिएगा और मिडल ईयर बोल दीजिएगा, एक ही बात है। देख बेटा ये जो टिम्पेनिक कैविटी है वो बॉडी का एकमात्र ऐसा कैविटी होता है, बॉडी का सिंगल ऐसा कैविटी होता है, सिंगल कैविटी जिसका प्रेशर एनवायरमेंटल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जो टिम्पेनिक कैविटी का जो प्रेशर है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा बेटा ये जो आपका टिम्पेनिक कैविटी है, इस टिम्पेनिक कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होता है, एयर प्रेजेंट होता है टिम्पेनिक कैविटी के अंदर। देख बेटा सुन, मैं सारी बात को वापस मर्ज करके बोलता हूं, ठीक है ना। देख बेटा सुन, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को आपने बोला है मिडल ईयर, इस वाला पार्ट को आपने बोला है मिडल ईयर। ये जो पार्ट है इस पार्ट के अंदर आपने बात किया कि बेटा इसको बोलते हैं आप मिडल ईयर। आप इसको मिडल ईयर बोल दो या फिर आप इसको टिम्पेनिक कैविटी बोल दो। ये जो टिम्पेनिक कैविटी वाला पार्ट है, इस टिम्पेनिक कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, और एयर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है ना, क्यों यहाँ पे एयर का होना जरूरी है, तो देख बेटा सुन, अभी तक अपन ने बात किया था कि जो आपका साउंड वेव्स है वो जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ऊपर टच करेगा तो इसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाइब्रेशंस होंगे, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे वाइब्रेशन होने से क्या होगा कि सर ऑडिटरी ओसिकल्स है वो फ्लक्चुएट करेगी, और ऑडिटरी ओसिकल्स फ्लक्चुएट करके किसी भी साउंड वेव को ट्रांसमिटेड करेगा इनर ईयर के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा सोच इसको। ठीक है बेटा, यदि हवा की जगह पानी होता तो मेरे को एक बात बता, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन के साथ में क्या ओसिकल्स आपके पानी में ज्यादा अच्छा मूव कर पाते हैं या हवा में? ऑब्वियसली हवा में ज्यादा अच्छी तरह से मूव करेंगे, क्योंकि हवा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम क्रिएट करेगा, पानी वो ज्यादा क्रिएट करेगा, इसीलिए नेचर ने वहां पे आपका हवा भरा है, और उस हवा का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहता है, और इस प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ये वाला ट्यूब जिसको आप स्टेचन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है सर, मिडल ईयर के बारे में 4-5 चीजें मैंने बोली, वो ये है टिम्पेनिक कैविटी इसको बोलते हैं सर, 3 पार्ट फिर देंगे, टिम्पेनिक, मेसोटिम्पेनिक, हाइपोटिम्पेनिक। ठीक है सर, चलिएगा अगला बात बोलते हैं। ठीक है ना, अगला बात करते हैं कि सर ये जो आपका टिम्पेनिक कैविटी है, जिस टिम्पेनिक कैविटी के अंदर अपने बोला कि टिम्पेनिक कैविटी के अंदर एयर प्रेजेंट होता है, इस एयर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। बेटा इस मिडल ईयर के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, मिडल ईयर के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, तो बेटा मिडल ईयर के कंपोनेंट की बात करूं तो सबसे पहला होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, दूसरा जो होता है वो होता है यूस्टेचियन ट्यूब, तीसरा जो होता है बेटा वो होता है मेस्टोइड प्रोसेस, और अगला जो होता है वो होता है आपका ऑडिटरी ओसिकल्स। यानी कि टिम्पेनिक कैविटी आपका मिडल ईयर जो है उसके यदि मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो मिडल ईयर है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो है वो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि यदि मैं यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूं आपके मिडल ईयर को, तो मिडल ईयर जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा सर, ये जो कैविटी है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहला आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहा, दूसरा आपका यूस्टेचियन ट्यूब रहा, तीसरा जो होता है वो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर रहता है आपका मेस्टोइड प्रोसेस, और चौथा जो होता है वो इसके अंदर होते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स जिसको आप बोलते हो ईयर बोन्स।
ऑडिटरी ओसिकल्स, जिसको आप बोलते हो ईयरबोन। बेटा ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में बोला जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में बोला जाता है कि सर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में बोला जाता है कि सर ये जो है वो लाइट पिंक कलर की, पिंक इन कलर, लाइट पिंक इन कलर, और साथ ही साथ लाइट पिंक कलर के साथ साथ ये जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है या फिर इसका जो ट्रांसपेरेंसी होता है वो होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट। यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में मैंने दो चीज लिखी है, सबसे पहला लाइट पिंक कलर की होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। क्या काम करती है बेटा, ये मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से अलग करती है। ठीक है, क्या काम हो गया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो तो हो गया क्या, एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है मिडल ईयर से, एक्सटर्नल ईयर को सेपरेट करती है मिडल ईयर से। और दूसरा जो काम है वो ये है कि बेटा जब साउंड वेव आती है, साउंड वेव आती है तो उन साउंड वेव को हाई फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड के साथ में डिलीवर्ड करती है, डिलीवर्ड। ठीक है, देख बहुत बड़ी बात लिखी है, सुनना इसको। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, पहला तो ये सेपरेट कर देगी किसको, मिडल ईयर को और एक्सटर्नल ईयर को, इसी वजह से ये दोनों के बीच में। दूसरा ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, तीसरा लाइट पिंक कलर की होती है। क्या काम करती है, तो बेटा देखिए ड्रम है, ठीक है ना, ये ड्रम है, यदि इस ड्रम के ऊपर कोई साउंड वेव आके टकराएगी तो वो जो साउंड वेव्स है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा तेरे को एग्जांपल देता हूं, देख जस्ट अज्यूम कि देख ये जो कोई भी साउंड वेव है वो तेरी हवा के अंदर ट्रेवल कर रही है, ये मेरा मार्कर है, दिस इज द साउंड वेव, ये एयर आपके हवा में ट्रेवल कर रही है। बेटा जब ये हवा में ट्रेवल कर रही है तो इसकी वेव का कोई ना कोई तो आवाज आ रही होगी, लेकिन वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही ये साउंड वेव है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो ऑब्जेक्ट से टकराने के उठते ही क्या होगा कि इसकी जो वेव्स है वो वेव्स चारों तरफ बाइफरकेट होगी, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में बाइफरकेट होगी। ये ड्रम का मैकेनिज्म होता है और हाई इंटेंसिटी पे होने की वजह से वो डिलीवर्ड होती है किसके साथ में, ताराचंद ओवल विंडो राउंड विंडो बताना बेटा, राउंड विंडो ओवल विंडो तक पहुंचने तो दे, वो इनर ईयर की बात है। ठीक है ना, ओवल विंडो राउंड विंडो तक पहुंचने तो दो एक बार। ठीक है, ठीक है ना, चलिएगा अगला बात करते हैं। ठीक है चलिएगा बात करते हैं। सर ये क्या करती है, इसको हाई एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में डिलीवर करती है ताकि आपका हियरिंग मैकेनिज्म है वो ढंग से एग्जिबिट हो सके। बेटा जो दूसरा पार्ट है दैट इज द यूस्टेचियन ट्यूब। ये जो आपका यूस्टेचियन ट्यूब है, यूस्टेचियन ट्यूब प्रेजेंट होता है आपका मिडल ईयर से लेके, मिडल ईयर से होता हुआ आपके नेजोफेरिंक्स तक, ये आपका यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, देख बेटा ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है, इस यूस्टेचियन ट्यूब की जो लेंथ है वो होती है 15 to 25 mm। कुछ एक बुक से इसको 20 to 30 mm बोलती है, कुछ एक बुक 15 to 25 mm बोलती है। ये जो आपका यूस्टेचियन ट्यूब है बेटा ये ओपन होता है फ्लोर ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर का जो फ्लोर है उस जगह ओपन होती है, यानी कि मिडल ईयर का जो बेस है या मिडल ईयर का जो फ्लोर है, मिडल ईयर का जो आंगन है, उस आंगन के अंदर या नीचे वाले पार्ट पे या ओपन होती है, और इधर ये ओपन होती है बेटा नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख बेटा सुनना, इधर ये ओपन होती है आपके नेजोफेरिंक्स में, ऊपर ही ओपन होती है इन द फ्लोर ऑफ मिडल ईयर के फ्लोर के ऊपर ही ओपन होती है। क्या करती है बेटा, नेजोफेरिंक्स है मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गैसों का आदान प्रदान होता है, हवा का आदान प्रदान होता है। तो दिखती सी चीज है कि नेजोफेरिंक्स में आपकी जो एयर है वो एयर जाएगी, और एयर जाएगी तो वो एयर है इस ट्यूब के थ्रू पहुंचती है आपके मिडल ईयर में, और मिडल ईयर के अंदर जो एयर का प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन करती है, उस प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करती है। ठीक है सर, नेजोफेरिंक्स में ये कहां ओपन होती है, तो बेटा नेजोफेरिंक्स में यहां टॉन्सिल्स प्रेजेंट होती है, जिसको ट्यूबुलर टॉन्सिल बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ट्यूबुलर टॉन्सिल बोलते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब के बारे में 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली है वो ये है कि सर ये फ्लोर ऑफ द ईयर आपका ओपन होता है। ठीक है, ये जो है वो आपका फ्लोर पे आपका ओपन हो रखा है। ठीक है ना, दूसरा जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि आपका नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन होता है। अगला मैं बोल रहा हूँ कि नेजोफेरिंक्स में भी कहाँ होती है, तो नियर द ट्यूबुलर टॉन्सिल आपका ओपन होता है। ठीक है ना, अगला मैं बोल रहा हूँ कि क्या काम करता है, तो बेटा एयर को एक्सचेंज करता है, यानी कि आपका नेजोफेरिंक्स से मिडल ईयर और मिडल ईयर से वापस। ठीक है, देख बेटा जब ये एयर का एक्सचेंज नहीं होगा, मान लीजिएगा कि किसी भी कारणवश ये जो आपका एयर है उस एयर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उस एयर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है ना, चाहे कोई भी रीजन रहा हो, भी मैं रीजन बताऊंगा। ठीक है ना, जब एयर का एक्सचेंज नहीं होगा तो आपके मिडल ईयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, और जब मिडल ईयर का प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो कान के अंदर दर्द होता है। ये चीज आपने अज्यूम की होगी विद द URTI, यानी कि जब कभी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ में क्या होता है कि बेटा यूस्टेचियन ट्यूब के यहाँ सूजन आना स्टार्ट होती है, और सूजन की वजह से ट्यूब है वो ट्यूब बराबर ओपन नहीं होता, और जब ट्यूब ओपन नहीं होगा तो एयर का जो एक्सचेंज है वो एग्जिबिट नहीं हो पाएगा, एप्रोप्रिएटली नहीं होगा, और जब एयर का एक्सचेंज एप्रोप्रिएटली नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके मिडल ईयर का प्रेशर है वो अल्टर्ड होगा, और मिडल ईयर का प्रेशर अल्टर्ड होने की वजह से सही तक कान के अंदर जो दिक्कत है वो आना स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं कि सर आपका जो इसका थर्ड पार्ट है वो बेटा थर्ड पार्ट होता है आपका मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस, देख बेटा मेस्टोइड प्रोसेस जो है वो प्रेजेंट होता है मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन,
टेम्पोरल बोन, यानी कि आपका जो कान है, इस कान के जस्ट पीछे की तरफ, यानी कि ये ओरिकल के जस्ट या पीना के जस्ट पीछे की तरफ आपकी टेम्पोरल बोन का जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं मेस्टोइड प्रोसेस बोलता हूँ या मेस्टोइड पार्ट बोलता हूँ। और यहाँ जो आपको ये उबार दिख रहा है, इसी उबार को अपन मेस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करता है मेस्टोइड प्रोसेस? ये आपका जो मेस्टोइड पार्ट है वो सर आपका मेंटेन करता है एयर के प्रेशर को, एयर प्रेशर। तो मिडिल ईयर के एयर के प्रेशर को आपका मेंटेन करने वाले दो ऑर्गन हो गए, एक ऑर्गन हो गया आपका यूस्टेचियन ट्यूब और दूसरा हो गया मेस्टोइड प्रोसेस। प्राइमरली आपका यूस्टेचियन ट्यूब काम करता है, और यदि यूस्टेचियन ट्यूब ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, कोई ना कोई दिक्कत आ गई हो, यूआरटीआई हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो गया हो, पेशेंट के अंदर राइनाइटिस हो गया हो, नेजल म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन हो गया हो, पेशेंट के अंदर फेरिंजाइटिस हो गया हो, फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, उस कंडीशन के अंदर आपका जो यूस्टेचियन ट्यूब है उसके ऊपर सूजन आती है, और सूजन आने की वजह से एयर का एक्सचेंज ढंग से नहीं हो पाता, और जब एयर का एक्सचेंज ढंग से नहीं होगा तो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, और मेंटेन नहीं रहेगा तो वहां आपका दिक्कत है वो आना स्टार्ट होगा, ठीक है ना सर। जब आपका यूस्टेचियन ट्यूब ढंग से काम नहीं करता है तो उसके जगह कौन काम कर सकता है? तो उसकी जगह काम करता है मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है ना। कैसा होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा इतना डिटेल में नहीं जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला बात करते हैं बेटा ऑडिटरी ओसिकल्स के बारे में, ओसिकल के बारे में। बेटा ये जो ऑडिटरी ओसिकल्स है, ये ऑडिटरी ओसिकल्स जो है वो आपका टोटल नंबर में होता है, ऑडिटरी ओसिकल्स जो है वो टोटल नंबर में होता है आपका, ठीक है। ऑडिटरी ओसिकल्स जो है वो टोटल नंबर में होता है आपका 3, ये देखिएगा, ठीक है। ऑडिटरी ओसिकल्स जो है वो टोटल नंबर में होता है आपका 3, 3 ऑडिटरी ओसिकल्स है, टोटल नंबर में 3 होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला आपका मेलियस, दूसरा इनकस और तीसरा स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, बस इनका नाम याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये तीनों की तीनों जो बोन है वो एक दूसरे से साइनोवियल जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है ना। क्या काम करती है? जो भी साउंड वेव जाती है उन साउंड वेव को ट्रांसफर करती है कहां पे? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो पे, ओवल विंडो पे, ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा, ये जो स्टेपिस है, स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी का, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। साथ ही साथ इस स्टेपिस बोन के साथ में जो मसल्स होती है, इस स्टेपिस बोन के साथ में, ठीक है ना, इस स्टेपिस बोन के साथ में जो मसल्स होती है वो होती है स्टेपिडियस मसल्स। स्टेपिडियस मसल्स ये स्मॉलेस्ट मसल्स होती है, स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन इज द स्टेपिस बोन, स्मॉलेस्ट मसल्स इज द स्टेपिडियस मसल्स। 3 बोन, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। मेलियस जो है वो सबसे पहला होता है, इनकस बीच का होता है, लास्ट का स्टेपिस होता है। स्टेपिस है वो ओवल विंडो के साथ में जुड़ा होता है, मेलियस जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा होता है। जैसे साउंड वेव आती है आपका इन ओसिकल्स के थ्रू जो साउंड वेव्स है वो आपका ट्रांसमिट हो जाता है इनर ईयर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनर ईयर, इनर ईयर, नेक्स्ट वन इज द इनर ईयर। देख बेटा ये जो इनर ईयर है इसी इनर ईयर को बोलते हैं आल्सो नोन एज लैब्रियंथ, लैब्रियंथ आल्सो नोन एज लैब्रियंथ, ठीक है ना। देख बेटा लैब्रियंथ का जो मीनिंग होता है वो लैटिन में होता है नेटवर्क से, नेटवर्क से, ठीक है। देख बेटा सुनना, लैब्रियंथ का जो मीनिंग होता है वो लैटिन में होता है नेटवर्क से, ठीक है। तो एक सिंपल सी छोटी सी बात आती है, छोटी सी बात आती है कि सर ये जो लैब्रियंथ है, ठीक है ना, ये जो लैब्रियंथ है, कौन है रे भाई, क्या चाहिए, ठीक है ना, चलिएगा, ठीक है ना। ये बेटा जो लैब्रियंथ है, इस लैब्रियंथ का आपका लैब्रियंथ का लैटिन के अंदर मीनिंग होता है वो होता है नेटवर्क से। और बेटा नेटवर्क यहाँ किस चीज का नेटवर्क होगा? तो देख तो कुछ सुन, आपका जो इनर ईयर है उस इनर ईयर के अंदर 2 पार्ट अपन ने पढ़े थे, एक वेस्टिबुल वाला डिस्कस किया था, एक हियरिंग का पार्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर कोक्लिया पड़ा था। इन कोक्लिया और वेस्टिबुल नर्व के वहां पे बहुत सारे छोटे-छोटे नर्व रिसेप्टर्स होते हैं, वहां बहुत सारा नर्व का जाल होता है, उसी नर्व के जाल को अपन नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। और इसी नेटवर्क के थ्रू इसका नाम लैब्रियंथ पड़ा था, इसको आप लैब्रियंथ बोल दीजिएगा या इनर ईयर बोल दीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं कि सर ये जो आपका इनर ईयर है इसके कितने पार्ट होते हैं? तो देख बेटा एज पर एनाटमी, एनाटमिकल इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बोनी लैब्रियंथ और एक होता है आपका मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ, बोनी लैब्रियंथ और मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ। एज पर फिजियोलॉजी, एज पर फिजियोलॉजी इसके 2 पार्ट है, एक है वेस्टिबुल और एक है आपका कोक्लिया, वेस्टिबुल एंड कोक्लिया। बेटा जो वेस्टिबुल वाला पार्ट है इसका काम होता है बैलेंस बनाने का, और कोक्लिया है इसका काम होता है हियरिंग का, ठीक है। इस वेस्टिबुल वाले पार्ट पे, इस वेस्टिबुल वाले पार्ट के ऊपर जो नर्व होती है वो होती है वेस्टिबुल नर्व, और कोक्लिया के ऊपर जो नर्व होती है वो होती है आपकी कोक्लियर नर्व, ठीक है ना। वेस्टिबुल नर्व एंड कोक्लियर नर्व, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं, ठीक है ना। कोक्लिया के ऊपर जो नर्व है वो आपकी कौन सी है? कोक्लियर नर्व। और जो वेस्टिबुल के ऊपर जो नर्व है वो कौन सा नर्व आपका? वेस्टिबुलर नर्व। और ये दोनों नर्व एक साथ मिलकर ही इनका नाम पड़ा है वेस्टिबो कोक्लियर नर्व, जो कि 8th नंबर का क्रेनियल नर्व होता है, जो कि 8th नंबर का क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है बेटा। अगला बात करते हैं, ये जो आपका कोक्लिया है, ये जो कोक्लिया है, इस कोक्लिया का जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, उसी फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं बेटा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, यूनिट ऑफ ईयर।
कान की जो सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है, उस कान की सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं कोर्टाई। क्या बोलते हैं? कोर्टाई या ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहां प्रेजेंट होता है? कोक्लिया में। ठीक है, और इसी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से इसी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से आपका जो कोक्लियर नर्व है वो ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेशन होता है कोक्लियर नर्व का। देख, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो ऑर्गन से स्टार्ट होकर ब्रेन की तरफ जाती है, यानी ऑर्गन के जो सेंसेशन है उनको ब्रेन की तरफ लेकर जाने वाली नर्व को सेंसरी नर्व बोलते हैं। ठीक है, और जो ब्रेन से आपके ऑर्गन की तरफ सेंसेशन लेकर आती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? उसको अपन बोलते हैं आपकी मोटर नर्व। सबसे पहला ही बात क्या था कि यार एक सेंसरी ऑर्गन है। जब सेंसरी ऑर्गन है तो वहां जो नर्व होगी वो भी सेंसरी नर्व होगा। कौन से नंबर का सेंसरी नर्व है? तो 8 नंबर का क्रेनियल नर्व है। कितने पार्ट है इसके? 2 पार्ट है। कौन कौन से? वेस्टिबुलर और कोक्लिया। वेस्टिबुलर के अंदर का क्या काम है? बैलेंस बनाना। कोक्लियर नर्व का क्या काम है? आपका हियरिंग करवाना। ठीक है, कोक्लियर नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है? कोक्लिया में। अरे कोक्लिया में कहां से? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है वो कान का सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट होता है, जहां से आपकी जो कोक्लियर नर्व है वो कोक्लियर नर्व ओरिजिनेट होती है और ओरिजिनेट होकर आपके ब्रेन के अंदर जाती है, जिसको आप बोलते हो हियरिंग एरियाज। ठीक है, यानी कि कोक्लियर नर्व आपके ब्रेन के अंदर जाती है और ब्रेन के अंदर जिस पाथवे के थ्रू जाती है उस पाथवे को बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे। पाथवे, ऑडिटरी पाथवे। देख बेटा, क्या मीनिंग होता है ऑडिटरी पाथवे? द पाथवे ऑफ कोक्लियर नर्व। द पाथवे ऑफ कोक्लियर नर्व। कोक्लियर नर्व का जो पाथवे है, कोक्लियर नर्व का जो पाथवे है, उसी पाथवे को अपन बोलते हैं ऑडिटरी पाथवे। कहां से स्टार्ट होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से। कहां को जाता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से ये जाता है आपके थैलेमस पे, थैलेमस पे, और थैलेमस से ये जाता है हियरिंग या ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया ऑफ ब्रेन। यानी कि ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया, उस ऑडिटरी एरिया पे, ताकि जो भी उधर से मैसेज आया है उस मैसेज को सुना जा सके। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पूरे कान को कंक्लूड कर देता हूं। बेटा कान भी पढ़ रहे थे, एक आपका सेंसरी ऑर्गन है। ये जो सेंसरी ऑर्गन है कान, इस सेंसरी ऑर्गन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसका जो प्राइमरी काम है वो बैलेंस बनाना है, दूसरा जो काम है इसका सेकेंडरी काम है वो हियरिंग है। मत भूल जाना, कान आते सुनना मत करना, बैलेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यू, और ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। सिंगल लाइनर एमसीक्यूज सीधे नहीं होते, बहुत टेढ़े होते हैं। ठीक है, अगला सुनना। ये जो कान है, इस कान को अपने एनाटॉमिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के 2 पार्ट, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना का क्या काम? एक ही काम, सुंदरता देना, दूसरा काम आपका SpO2 मेजरमेंट करना। अगला जो पढ़ा था वो क्या था आपका? वो था आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या काम था? साउंड वेव्स को प्रस्ताव देना। मिडिल ईयर 4 पार्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेचियन ट्यूब, ऑडिटरी ओसिकल्स, मेस्टोइड प्रोसेस। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है मिडिल ईयर को इनर ईयर, आपके एक्सटर्नल ईयर से। कैसा है? सेमी ट्रांसपेरेंट है। कैसा कलर है? लाइट पिंक कलर है। ठीक है, क्या काम करता है? और जो भी साउंड वेव आती है उसको हाई एम्पलीट्यूड और हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में डिलीवर्ड करता है। अगला कौन है? आपका यूस्टेचियन ट्यूब। क्या काम करता है? एयर का एक्सचेंज करवाता है। किसके बीच में? नेजोफेरिंक्स और आपका मिडिल ईयर के बीच में। मिडिल ईयर में कहां ओपन होता है? फ्लोर पे। नेजोफेरिंक्स में कहां ओपन होता है? नियर द ट्यूबुलर टॉन्सिल। ठीक है, अगला जो बात कर रहे थे वो ये थे कि सर ये जो आपका ट्यूब है इसके बाद में कौन है? मेस्टोइड प्रोसेस। क्या काम करता है कि जब ट्यूब काम नहीं करती है तो जो कान का ठीक है ना, जो कान का प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है ना, अगला बात करते हैं। ठीक है ना, अगला बात करते हैं कि सर आपका ऑडिटरी ओसिकल्स क्या काम है? आपके जो हियरिंग वेव्स है उन हियरिंग वेव्स को ट्रांसमिटेड करना किस तरफ? आपका ऑडिटरी ओसिकल्स उनका क्या काम है? आपके जो भी साउंड वेव्स है उनको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर की तरफ पहुंचाना। इनर ईयर का क्या नाम है? लैब्रिंथ। क्यों लैब्रिंथ? नर्व नेटवर्क की वजह से। क्या कितने पार्ट है? 2 पार्ट, आपका वेस्टिबुल और कोक्लिया। सर कोक्लिया का क्या काम है? सर कोक्लिया का काम हियरिंग है। वेस्टिबुल का क्या काम है? बैलेंस बनाना, वेस्टिबुल नर्व के थ्रू। कोक्लिया का जो फंक्शनिंग पार्ट है उसको अपन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई बोलते हैं। क्या करता है? वहां से कोक्लियर नर्व ओरिजिनेट होती है और कोक्लियर नर्व ओरिजिनेट होकर वो कहां पहुंचती है? तो बेटा वो पहुंचती है थैलेमस पे, और थैलेमस से आपके ऑडिटरी एरियाज जो कि टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और टेम्पोरल लोब में पहुंच के आपका जितना भी जो हियरिंग मैकेनिज्म है उस कंप्लीट हियरिंग मैकेनिज्म को एग्जिबिट करता है। ठीक है सर, इसके बाद में आते हैं अपन ईयर के डिसऑर्डर, ईयर डिसऑर्डर्स, ईयर डिसऑर्डर्स। ठीक है, देख बेटा ईयर के जो डिसऑर्डर्स है वो 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन एक्सटर्नल ईयर के, एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद में मिडिल ईयर और उसके बाद में इनर ईयर के डिसऑर्डर्स है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है, क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन आल्सो कैन ड्यू टू द ऑडिटरी पाथवे डिस्टर्बेंस। भाई जो मशीन सुना रही है यदि वो ढंग से काम नहीं करेगी तो अब नॉर्मल साउंड आएगी। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में यही तो होता है। चलिएगा, अगला बात करते हैं। ठीक है ना सर, एक्सटर्नल ईयर का, ठीक है ना, एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस एक्सटर्ना। देख बेटा अपने मेडिकल साइंस के अंदर जिस वर्ड के पीछे आईटीएस लगता है उसका मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। ओटो का मतलब होता है ईयर, एक्सटर्ना का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी कि ओटाइटिस, ओटो मतलब ईयर, ओटाइटिस यानी कि ईयर का इन्फ्लामेशन। कौन से ईयर का? एक्सटर्ना, मतलब कि एक्सटर्नल ईयर का, एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन नॉन एज, इसी को आप बोलते हो ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसी को अपन बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सर ये जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो कहां से लेके कहां तक आपका एक्सटेंडेड हो सकता है। तो देख बेटा सुनना, ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो एक्सटेंडेड हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है एंटायर एक्सटर्नल ईयर में। और एंटायर एक्सटर्नल ईयर का मतलब आपका पिना वाला पार्ट, पिना के अंदर यदि आपका किसी टाइप का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो भी आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना में इंक्लूड होगा, और आपका ऑडिटरी कैनाल का पार्ट,
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का पार्ट। ये दोनों मिलके आपका बनाता है, ये दोनों मिलकर आपका बनाता है। यदि या फिर किसी टाइप का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो तो उस इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं अपन ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्या कोज है, क्या कोज हो सकता है वहां पे? कोज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेजन। बेटा देख, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होना, यदि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में किसी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हो तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन की वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उस कंडीशन को मैं ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलता हूं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो सकता है? तो बेटा वो हो सकता है बैक्टीरिया, वो हो सकता है वायरस, वो हो सकता है आपका फंगस। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, देख बेटा स्टार लगा के लिखना, ठीक है ना। बैक्टीरिया जो है वो होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव। मोस्ट कॉमन कोज होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओटाइटिस एक्सटर्ना का जो मोस्ट कॉमन कोज है दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। दूसरा जो है वो आपका ग्राम नेगेटिव भी है, वो करवा सकता है। ग्राम पॉजिटिव मोस्ट कॉमन है, इसका कतई ये मीनिंग नहीं है कि ग्राम नेगेटिव नहीं करवा सकता, ग्राम नेगेटिव भी करवा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करवाता है आपका? ग्राम पॉजिटिव। वायरस और फंगस तो है ही है, ठीक है सर। अगला जो इसका कोज है वो कोज हो सकता है ट्रोमा, ट्रोमा, ठीक है। कैसा ट्रोमा? ठीक है सर, मान लीजिएगा कि किसी को कान में कुछ गोचामारी करने की आदत हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चलते कान के अंदर कुछ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, चाबी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, ठीक है ना। वो बहुत सारे जो है वो कान के अंदर यदि कुछ करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ आपका वहाँ छेड़खानी करने की वजह से कान की जो स्किन है वो स्किन डैमेज होगी, और जब आपके कान की स्किन डैमेज होती है तो इस डैमेज की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है, और उसी इन्फ्लामेशन को मैं बोलता हूँ ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है ना, एक वो बंदे ने बहुत अच्छा डिस्कस किया, स्विमर ईयर, ठीक है। देख बेटा सुनना, स्विमर ईयर का जो मीनिंग है, स्विमर ईयर है ये भी ओटाइटिस एक्सटर्ना का ही पार्ट होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना का ही पार्ट होता है। इस ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर क्या है, तो देख बेटा स्विमर का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका पानी से, ठीक है। देख ये जो आपका मैंने बात किया था कि ओटाइटिस एक्सटर्ना आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का काम होता है ईयर वैक्स फॉर्मेशन करना, ईयर वैक्स फॉर्मेशन करना, ठीक है सर। ये जो ईयर वैक्स है वो ईयर वैक्स बनता किससे है? सिबेसियस ग्लैंड से, सिबेसियस ग्लैंड से और स्वेट ग्लैंड से, ठीक है। अरे देख भाई सुन, आप खुद देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली होती है। ऑयली स्किन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो सिबेसियस ग्लैंड है उनकी नंबर ऑफ सिबेसियस ग्लैंड ज्यादा है, या सीबम है उसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पसीना ज्यादा आता है क्योंकि उनके अंदर स्वेट ग्लैंड है, उनका प्रेजेंस है वो ज्यादा होता है। मान लीजिएगा कि कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर सिबेसियस ग्लैंड है, उनका लेवल ज्यादा है या उनका नंबर ऑफ सिबेसियस ग्लैंड है वो ज्यादा है, और जब ज्यादा होगी तो वो ज्यादा सीबम का फॉर्मेशन करेगी, और जितना ज्यादा सीबम का और स्वेट का फॉर्मेशन होगा उतना ही ईयर वैक्स है वो ज्यादा मिलेगा, और जितना ईयर वैक्स ज्यादा मिलेगा तो ये कान है वो एनी टाइम वैक्स से भरा हुआ पड़ा रहेगा, एनी टाइम। और जब ये वैक्स से भरा हुआ पड़ा रहेगा तो ये है उस बंदे को ऐसा लगेगा कि कान है वो अंदर से भरा हुआ है, अंदर एनी टाइम पानी जैसा लगता है। ये जो पानी जैसी है या फिर ये भरा हुआ जो कंडीशन है इसी को आप स्विमर ईयर्स बोलते हो, और ये स्विमर ईयर्स कोज करवाता है आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना को, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि सर क्या साइन एंड सिम्टम्स आपका पेशेंट है वो एग्जिबिट करेगा जिसके अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना है। दिखती सी चीज है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और पढ़ा होगा कभी कि सर जो इन्फ्लेमेशन है वो कैरेक्टराइज्ड होता है किसके थ्रू? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इंक्रीज टेम्परेचर एंड लॉस ऑफ फंक्शनिंग, लॉस ऑफ फंक्शनिंग, ठीक है। देख बेटा वापस बोल, ठीक है ना। देख बेटा सुन, जो कंडीशंस आपकी राइज हो रही थी जिसको आपने ओटाइटिस एक्सटर्ना बोला था, उस ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर क्या हुआ था सर? उस ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ था एक्सटर्नल ईयर का। जब एक्सटर्नल ईयर के ऊपर इन्फ्लेमेशन होगा तो सर ये तो अपन नॉर्मली पढ़ते ही है कि इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का पॉजिटिव रिस्पांस है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है रेडनेस के थ्रू, कैरेक्टराइज्ड होता है स्वेलिंग के थ्रू, कैरेक्टराइज्ड होता है पेन के थ्रू, कैरेक्टराइज्ड होता है इंक्रीज टेम्परेचर के थ्रू, और कैरेक्टराइज्ड होता है लॉस ऑफ फंक्शनिंग के थ्रू। ये तो थंब रूल है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहीं से बन गया तुम्हारा एक इन्फ्लेमेशन वाला, ठीक है ना। पूछा जाएगा इन्फ्लेमेशन का कि इन्फ्लेमेशन का जो पेशेंट है उस इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो देख बेटा सुन, जब इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पेन भी होगा, और पेन होगा तो पेन हो रहा है ये कान के अंदर यहाँ, और जब कान के अंदर दर्द होता है तो उसको बोलते हो ओटोलजिया, उसको बोलते हैं ओटोलजिया, ईयर का पेन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओटोलजिया, ठीक है। देख बेटा जब पेन होगा, पेन होने के साथ में वहां रेडनेस प्रेजेंट होगी, और रेडनेस के साथ में सूजन आएगी। तो देख बेटा जैसे ही सूजन आएगी, आप खुद सोचिएगा, थोड़ा सा इस डायग्राम को देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ऐसा पूरा सूज गया, पूरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर सूजन है, तो मुझे एक चीज बताएगा, पहले जैसा साउंड वेव्स है वो अंदर जा पाएगा क्या? और जब पहले जैसा साउंड वेव अंदर नहीं जाएगा तो पेशेंट है वो हियरिंग कैसे करेगा? दैट इज द लॉस ऑफ फंक्शन। ये एक्सटर्नल ईयर का काम क्या था? साउंड वेव को ट्रांसमिटेड करना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, नहीं कर पाएगा सूजन के थ्रू, तो नहीं कर पाएगा तो आपका क्या हो गया सर? ठीक है ना, ठीक है सर, ये नहीं होगा तो क्या होगा? इसकी वजह से आपका वहां दर्द होगा, और दर्द होगा आपका जो है वो हियरिंग डिमिनिश्ड होगा, और हियरिंग डिमिनिश्ड होने की वजह से शायद कि एप्रोप्रिएटली आपका एक्सटर्नल ईयर है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला बेटा जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन वाला मैकेनिज्म चलेगा, इन्फ्लेमेशन वाला मैकेनिज्म चलने की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां एक्जुडेशन फॉर्म होगा, एक्जुडेशन फॉर्म होगा, और ये एक्जुडेशन है वो बाहर की तरफ आएगा तो ईयर डिस्चार्ज, और ईयर डिस्चार्ज को बोलता है ओटोरिया, ठीक है ना। ये डिस्चार्ज को बोलते हैं ओटोरिया। तो जैसे पेशेंट आपके पास ओटाइटिस एक्सटर्ना का आएगा तो ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले पेशेंट के अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स एग्जिबिट करेगा? तो सर सबसे पहले तो वहां क्या हुआ है, ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो वहां इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, और जहां जहां इन्फ्लेमेशन होता है वहां कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आए सर? वो आता है
ठीक है ना। वो सिम्टम्स आता है आपका कौन कौन सा, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, ठीक है, और वहां पे लॉस ऑफ फंक्शन। सर इन्फ्लेमेशन जहां होता है वो एक्जुडेशन फॉर्म होता है, एक्जुडेशन है वो कान से बह के बाहर की तरफ आएगा, और जैसे बाहर की तरफ आएगा तो इसको बोलते हैं कान का बहना, और कान का बहना मतलब कि आपका ओटोरिया। ये साइन एंड सिम्टम्स आपका पेशेंट है वो एग्जिबिट करेगा। कैसे डायग्नोस्टिक इवोल्वेट करोगे कि इस पेशेंट के अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो बेटा इसको डायग्नोस्टिक इवोल्वेशन करने के लिए आप एक काम कीजिएगा, हिस्ट्री लीजिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए इस पेशेंट का। आप इसका हिस्ट्री लोगे तो ये बताएगा कि मेरे कान के अंदर कुछ सी की चोट लगी है, मैंने चाबी के साथ में कुछ छेड़छाड़ी की है, मेरे कान में कोई चीज इंसर्ट की है, मेरे कान में कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट हुआ है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स अंदर की तरफ गया था, मेरे कान में पिछले काफी टाइम से दर्द हो रहा है, और वो जो दर्द है उस दर्द की वजह से मेरे को हल्का सा भारीपन लग रहा है और ऐसा सूजन जैसा आ रखा है। ठीक है, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा तो इंस्पेक्शन, क्योंकि आपको पता होगा फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 प्रोसेस, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, यदि जनरलाइज फिजिकल एग्जामिनेशन का बात करूं तो, और यदि स्टैंडर्ड आपका इसी में यदि जीआई के एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपका इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन के बाद पाल्पेशन और परकशन। याद रखना इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है सर, फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन कीजिएगा, किसके थ्रू इंस्पेक्शन करते हो, तो बेटा जो कान का इंस्पेक्शन होता है, कान का जो इंस्पेक्शन होता है वो होता है आपका ऑटोस्कोप के थ्रू, ऑटोस्कोप के थ्रू, या फिर आजकल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया एंडोस्कोपिक। जैसे आप ऑटोस्कोप को कान के अंदर इंसर्ट करोगे, कान के अंदर इंसर्ट करोगे और आप देख लोगे कि सर यहाँ पे रेडनेस है, यहाँ पे स्वेलिंग है, यहीं से डिस्चार्ज आ रहा है, इससे आगे का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका हेल्दी पड़ा है, या कोई भी चेंजेस नहीं है, इससे आगे का चेंजेस है, इससे आगे का ये पानी आ रहा है, तो सर वो आपको 100% कंफर्मेटिव, आपका 100% कंफर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा ओटाइटिस एक्सटर्ना को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है, क्या है, आप ऑटोस्कोपी कीजिएगा। जैसे आप ऑटोस्कोपी करोगे, ऑटोस्कोपी करते आपके सामने बिल्कुल पड़ा रहेगा कि हाँ वहाँ पे आपका जो डिस्चार्ज है वो एक्सटर्नल ईयर से आ रहा है, मिडिल ईयर जिसका कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पार्ट था वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हेल्दी है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरफ कुछ नहीं है, उससे पहले ये डिस्चार्ज वगैरह आ रहा है, तो पहले तो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट था और एक्सटर्नल ईयर आपका हो गया। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं। सर अगला बात करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करोगे या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, देख बेटा मैनेजमेंट है इज वेरी सिंपल, क्या कि सबसे पहले तो तू सक्शन कर, किसका, जो भी वहां पे आपका एक्जुडेशन पड़ा है, एक्जुडेशन पड़ा है, जो भी वहां डिस्चार्ज पड़ा है, डिस्चार्ज पड़ा है। ठीक है ना, जैसे तूने एक्जुडेशन और डिस्चार्ज का आपने सक्शन कर लिया, अब सही तक आपका ईयर कैनाल है वो ईयर कैनाल थोड़ा सा क्लियर मिलेगा। ठीक है, अब एक काम कर, तू यह मेडिकेशन दे, क्या मेडिकेशन देगा बेटा, ये जो आपका मेडिकेशन है वो होना चाहिए, जो मेडिकेशन है वो होना चाहिए एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप। ठीक है, देख बेटा एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप इस पेशेंट को बोल के डाल अंदर। ठीक है, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप जाएगी, लोकलाइज वो काम करेगी, और काम करेगी तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, और जैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल होती आपका इन्फेक्शन है वो तो वहीं रुक गया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने के बाद आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये काम कर बेटा, इसके साथ में एक एंटी इन्फ्लामेटरी जो ईयर ड्रॉप है वो और ऐड कर। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करेगी, वहां पे इन्फ्लामेशन को खत्म करेगी। एंटीबायोटिक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार दिया, आपने दीपेश वगैरह सक्शन का प्रेशर, मेरे भाई ईयर जो है वो ओपन कैविटी है, कोई क्लोज कैविटी नहीं है जहां आपको सक्शन के प्रेशर के बारे में इतना सोचना पड़ेगा। हाँ इतना सा सोच लीजिएगा कि आपका जो सक्शन है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं लगे। ठीक है ना, देयर इज नो रिक्वायर्ड टू एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, चलिएगा अगला बात करता हूँ। ठीक है ना, रोबिन आहूजा, सक्शन प्रेशर, बेटा सक्शन प्रेशर काम करता है जब आप किसी क्लोज कैविटी के साथ में काम करते हो, उस कैविटी के साथ में काम करते हो जहाँ पे कोई एनाटॉमिकल अल्ट्रेशन होने की कंडीशंस होती है। जो कान है वो अपना आप में एक ओपन कैविटी है, और ओपन कैविटी के साथ ही साथ बात करते हैं तो कान जो है उस कान के अंदर जो आपका है वो मिडिल ईयर को प्रिवेंट करना, और एक्सटर्नल ईयर है वहाँ स्किन है, आप स्किन के ऊपर प्रेशर लगा दीजिएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना उसे। ठीक है ना सर, बात करते हैं आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ईयर ड्रॉप का। ये ईयर ड्रॉप है वो क्या करेगी, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगी। पेशेंट को 2-4 दिन बोलिएगा, दिन में 2-3 बार यूज कीजिएगा, सही कान है उसमें आपका है उसको अच्छा फील होगा। हाँ साथ ही साथ घर जाते टाइम एक उसको हेल्थ एजुकेशन दे दीजिएगा, कीप ड्राई ईयर, कान को सूखा रखना है बस, कान में पानी नहीं जाना चाहिए। कब नहीं जाना चाहिए, नहाते टाइम। ठीक है ना, नहाते टाइम आपका जो पानी नहीं जाना चाहिए। पानी से बचने के लिए क्या करना है सर, पानी से बचने के लिए आपको कॉटन का यूज करना है। कैसे कॉटन का यूज करना है, ये जो आप कॉटन यूज कर रहे हो इसमें ऑयल डालो या वेस्लिन लगाओ। ऑयल और वेस्लिन क्या करेगा, इस कॉटन को वाटरप्रूफ करेगा, और वाटरप्रूफ होने की वजह से आगे की तरफ पानी नहीं जाएगा या ड्राइनेस रहेगा। हाँ याद करके नहाने के बाद इस कॉटन को फेंक दो। ठीक है ना, क्योंकि देख जब एनवायरमेंट की हवा अंदर जाएगी तो हवा इसको सूखने में और इसकी हीलिंग कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोंट बी फॉरगेट, इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है वो नेचुरल हवा है। जैसे नेचुरल हवा जाएगी वो घाव अंदर बने वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हील होना स्टार्ट करेंगे। कुछ एक कम हवा करेगी, कुछ एक आपके एंटीबायोटिक्स ड्रॉप करेगी और एंटी इन्फ्लेमेटरी करेगी, और शायद आपका पेशेंट उसको निजात मिलेगी थोड़े टाइम में। ठीक है, यह एक वंडर सेट आपका डिजीज खत्म होता है जिसका नाम था ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगला जो एक आपका डिजीज कंडीशन है वो है आपका ईयरवैक्स डिपोजिशन, ईयरवैक्स डिपोजिशन। ठीक है ना, ईयरवैक्स डिपोजिशन। अगला भाई मेरे मनीष मीणा, सक्शन प्रेशर 5 से 10 और करके यार 5 से 10 घंटे तक प्रेशर देगा क्या, उसको मारेगा तू उसको और कुछ नहीं करेगा। तू एक काम कर, बिना सक्शन ही तू तेरी एंटीबायोटिक दे उसको, तूने सक्शन 10 घंटे तक रखा तो वो पेशेंट की जिंदगी है वो और ज्यादा खतरे में चली जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। ठीक है सर, अगला बात करते हैं ईयरवैक्स डिपोजिशन का। देख बेटा सुन, बात किया था कि ईयरवैक्स है वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर बन रहा था। ठीक है ना, देख बेटा ये जो ईयरवैक्स है जो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आपका फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में
फॉर्म होता है, अरे भाई ओवल विंडो एंड राउंड विंडो बिल्कुल थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा, उसका टाइम तो आने दे मेरे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। देख अभी तेरे लिए बोल देता हूँ, ओवल विंडो वो ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है तेरा मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में, जहाँ पे स्टेपीज आकर रुकता है, और वो स्टेपीज वहाँ जिस जगह जुड़ता है वो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज होती है, और वो जाकर ओवल विंडो पे जुड़ता है, जो कि सेंसेशन को पहुंचाता है पेरीलिम्फ में, ठीक है। राउंड विंडो जो है वो इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, और दोनों के दोनों मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर प्रेजेंट होते हैं। राउंड विंडो इज आल्सो, तो राउंड विंडो लिख रहा है और लिख ले, राउंड विंडो इज आल्सो नोन एज द सेकंड टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन। क्या काम करता है, जो नेसेसरी आवाज नहीं होती, जो अनरिक्वायर्ड आवाज होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज होती है, उनको पेरीलिम्फ से घुमा के बाहर निकाल देता है कि चलो बाहर चलो, यहाँ का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ये दो चीजें सीएचओ के लेवल से तू पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। राउंड शेप का जो विंडो होता है मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, दैट इज द राउंड विंडो। ओवल शेप का जो विंडो होता है मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, दैट इज द ओवल विंडो, ठीक है। दोनों के दोनों है इनर ईयर का पार्ट है। ओवल विंडो जो है वह स्टेपीज जुड़ी होती है, राउंड विंडो वाली जगह पे आपका एक बिल्कुल छोटा सा मेम्ब्रेन होता है, उसी मेम्ब्रेन को आप सेकंड टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी बोलते हो, ठीक है। चलिएगा, सही तक आपको संतुष्टि मिली होगी, आगे बात करते हैं। अरे नहीं, भजन अपन नहीं सुनाते हैं भाई। चलिएगा, अगला बात करते हैं, ठीक है ना। अगला बात करते हैं ईयरवैक्स डिपोजिशन का। देख बेटा, ईयरवैक्स जो है वो फॉर्म होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है ना। ईयरवैक्स है वो फॉर्म होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में फॉर्म होने के बाद में ये क्या करता है बेटा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके ईयर कैनाल से बाहर आता है, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। कैसे ऑटोमेटिक बाहर आता है, तो ऑटोमेटिक बाहर आता है विथ द मूवमेंट ऑफ जा, विद द मूवमेंट ऑफ जा, मूवमेंट के, ठीक है ना, मूवमेंट के जा के साथ में, यानी कि जो आपका मुंह का जो मूवमेंट होता है, इस जा का जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट की वजह से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर एक पेरिस्टाल्सिस डेवलप होता है, और उस पेरिस्टाल्सिस के थ्रू आपका जो ईयरवैक्स है वो बाहर निकलता है, ठीक है ना। एक काम कीजिएगा, दोनों हाथ अपने कान में डालो और हल्का सा मूवमेंट करो जबड़े को, जैसे जबड़ा मूवमेंट करेगा ऐसा लगेगा कान अंदर से चल रहा है, वो जो चल रहा है वो हर बार होता है, तुमने इस पर चेक किया है, और जब जब ये मूवमेंट होगा तब ईयरवैक्स है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है ना, मान लीजिएगा कि कोई ऐसा बंदा हो जिसके अंदर ईयरवैक्स का डिपोजिशन है वो ज्यादा होता हो, या ईयरवैक्स का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादा होता हो, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर यूस्टेज आपका जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये नैरो हो, तो ये ईयरवैक्स है वो बाहर नहीं निकलता। और जब ये ईयरवैक्स बाहर नहीं निकलेगा, तो ये आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आपका पड़ा रहेगा, वहीं पे डिपॉजिट होगा, और ये जो डिपोजिशन फॉर्म है इसी को ईयरवैक्स डिपोजिशन बोलता हूं। बहुत ही कॉमन है, नॉन पैथोलॉजिकल है, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन है एंड नॉन पैथोलॉजिकल है। सबसे बड़ी बात नॉन पैथोलॉजिकल है, ठीक है ना, नॉन पैथोलॉजिकल है और मोस्ट कॉमन है। और जब ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये ईयरवैक्स डिपोजिशन पड़ा रहेगा, ठीक है, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो देख बेटा सुन, जब कोई चीज आपकी बॉडी की सरफेस के ऊपर लंबे टाइम तक पड़ी रहती है तो वो धीरे धीरे हार्ड होना स्टार्ट होती है। अब देख, यदि ये लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा तो ये हार्ड होगा, ठीक है, और जब ये हार्ड होगा तो तू खुद सोच, तेरे को जबड़ा तो एनी टाइम हिलाना पड़ेगा, जब जब स्विमिंग करेगा तब तब करना पड़ेगा, बोल चाल के टाइम में करना पड़ेगा, कुछ खाएगा पिएगा तो भी आपका जबड़े का मूवमेंट होगा, और जब जबड़े का मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से जो ईयरवैक्स आपका पड़ा है उस ईयरवैक्स के ऊपर रगड़ लगती है, किसकी, स्किन की, और ईयरवैक्स की रगड़ लगेगी। और जब ईयरवैक्स और स्किन की रगड़ लगेगी तो मेरे को एक बात बता, ये जो आपका स्किन है ये स्किन डैमेज होगा कि नहीं होगा, और ये स्किन डैमेज होगा तो स्किन डैमेज होते ही इन्फ्लामेशन होगा, और ये इन्फ्लामेशन ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। चलिएगा, अगला बात करते हैं, ठीक है ना, अगला जो बात है वो ये वाला है, ठीक है ना, अगला ये है, और क्या करवाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना तो इसने करवा दिया। दूसरा देख बेटा, ये रास्ते में रोड़ा बना हुआ है, किसका, जो साउंड वेव आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने वाली थी, जो साउंड वेव कहां तक पहुंचने वाली थी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने वाली थी, उन साउंड वेव के बीच में ये रोड़ा बनेगा। साउंड वेव है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी नहीं, और जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ये साउंड वेव्स नहीं पहुंचेगी तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट नहीं होगी, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट नहीं होगी तो यह हियरिंग लॉस करवाता है। इस वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। तो देख बेटा, लिखना है ईयरवैक्स के बारे में, ईयरवैक्स डिपोजिशन के बारे में, डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव ईयरवैक्स, डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव ईयरवैक्स। अगला स्टार लगा के लिखना, नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन, नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है ना। अगला स्टार लगाना, ठीक है ना। क्यों होती है, क्या इसका कॉज हो सकता है, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन और डिक्रीज रिमूवल। एक्सेसिव प्रोडक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्विमर ईयर का आपको एग्जांपल दिया था, उसके अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। रिमूवल, ठीक है ना, कम रिमूव होना, तो भी आपका ईयरवैक्स आपका डिपॉजिट है वो हो गया, ठीक है ना। क्या कैसे डायग्नोज करेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स आपका पेशेंट है वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है ना, क्या साइन एंड सिम्टम्स आपका एग्जिबिट करेगा, तो
क्या गलत है भाई? राजेश बंसीवाल, बेटा मेरे को लग रहा है तेरे को जल्दी है सोने की। तू सो जा, एक काम कर, अलार्म लगा ले। ओटाइटिस मीडिया पढ़ाते ही तेरे को जगूंगा, पक्की बात है। अभी ओटाइटिस मीडिया चल रहा है क्या भाई? ठीक है, नहीं चल रहा है तो तू थोड़ा सा सब्र कर लेना यार। तू रोटी वोटी खा के आ, ठीक है ना। जब तू रोटी खा के आएगा, पक्की बात है, तब तक मैं ओटाइटिस मीडिया स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। भाई इसका कोई रूममेट है तो इसको खाना खिलाओ रे, ठीक है ना। चलिएगा, क्या साइन एंड सिम्टम्स ये पेशेंट है वो एग्जिबिट करेगा, ठीक है ना। क्या पेशेंट है साइन एंड सिम्टम एग्जिबिट करेगा, तो देख बेटा समझ इसको कि ये जो ईयरवैक्स का प्रोडक्शन या ईयरवैक्स यहाँ पड़ा है, जिसने यहाँ अभी अभी ओटाइटिस एक्सटर्ना करवाया था, तो क्या ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे? क्या वहाँ इन्फ्लामेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे? ठीक है ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना वाले साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वहाँ, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। क्या इन्फ्लामेशन वाला साइन एंड सिम्टम आएगा? बेटा इन्फ्लामेशन वाला वहाँ दर्द होगा, हेवीनेस होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, ये थ्रू आउट आपके ईएनटी के अंदर चलता रहेगा, ठीक है ना। अगला क्या होगा बेटा, उसके अंदर हियरिंग लॉस होगा, ठीक है। डिमिनिश्ड हियरिंग, डिमिनिश्ड हियरिंग, ठीक है। कौन सा हियरिंग डिमिनिश्ड होगा? तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है ना। ऐसा बॉक्स बनाना और 3-4 चीजें लिखना, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मोस्ट कॉमन टाइप का हियरिंग लॉस होता है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, ठीक है ना। अगला लिखना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इन एडल्ट, बहुजियों में, बुजुर्ग लोगों में जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का हियरिंग लॉस होता है वो होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है ना। वो होता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगला लिखना बेटा, ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो आपने लिखा है, इसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है आपका ईयर वैक्स डिपोजिशन, ठीक है ना। अगला जो बोलते हैं, ठीक है ना, वो ये बोलते हैं कि बेटा ये जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ है बाबूजी के अंदर, इसको बोलते हैं प्रेस बाइकसिस, प्रेस बाइकसिस। सुनना, इस तीनों चारों स्टेटमेंट को सुन लेना। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज द कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज द ईयर वैक्स डिपोजिशन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इन एडल्ट इज द सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। क्या बोलते हैं उसको? प्रेस बाइकसिस। और बेटा अगले चीज और सुनना, ठीक है ना। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है ओल्ड एज, ठीक है ना। कोई किसी टाइप की कोई दवाई ववाई कुछ नहीं होता है, ऑटोटॉक्सिक मेडिसिन भी होती है, बाकी सारी चीजें जो होती है वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ओल्ड एज आपका जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है उसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है ओल्ड एज, जिसको आप प्रेस बाइकसिस बोलते हो, ठीक है। चलिएगा, फुल टाइम वेस्ट कितनी बजे तक पढ़ाओगे? देख बेटा मैं फुली रिचार्ज हूँ, ठीक है ना। कितनी बजे तक चलता है? लेट्स सो, ठीक है ना। चलिएगा, अगला बात करते हैं, ठीक है ना। अरे ट्रेन चालू होने के बाद रुकने का नाम नहीं लेता, ठीक है ना। अक्सर मैं तो बोलता हूँ, ठीक है ना, कि घंटे 1.5 घंटे की क्लास के अंदर जो इंजन है वो गर्म होने लगता है यार। अगला बात करते हैं बेटा, ठीक है। अगला बात करते हैं कि ये जो आपका ईयरवैक्स है, ईयरवैक्स डिपोजिशन है, इस ईयरवैक्स का डिपोजिशन में, इस ईयरवैक्स डिपोजिशन के अंदर, इस ईयरवैक्स डिपोजिशन के अंदर क्या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन करोगे? तो बेटा वही ओटोस्कोपी, ओटोस्कोपी 100% कंफर्मेटिव टेस्ट, 100% कंफर्मेटिव टेस्ट। ओटोस्कोपी कीजिएगा, जैसे ओटोस्कोप डालोगे अंदर की तरफ ईयरवैक्स दिख जाएगा, और जैसे दिखेगा अब उसका मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट, ठीक है। देख बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। सीएचओ बन जाओगे, जैसे सीएचओ बनोगे ओपीडी के अंदर बैठोगे, ठीक है ना। जितने भी लोग कान की तकलीफ लेकर आएंगे उन 20 मरीजों में से, 50 मरीजों में से लगभग 20-30% लोग तो ईयरवैक्स डिपोजिशन वाले ही आने, ठीक है ना। इसका असेसमेंट ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना, असेसमेंट पढ़ लेना, ठीक है ना।
इसका सेलेक्ट, इसका असेसमेंट पढ़ लेना, मैनेजमेंट पढ़ लेना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ सीएचओ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, सीएचओ बनने के बाद में नाम कमाने के लिए भी। देख बेटा सुन, ये जो मैनेजमेंट इसका होता है, ठीक है ना, वो मैनेजमेंट कैसा होता है कि बेटा जो आपका ईयर वैक्स है, जो ईयर वैक्स है, यदि वो लिक्विड है, लिक्विफाई है, ठीक है ना, वो आपका लिक्विफाई है या फिर वो सॉलिड है, ठीक है ना, लिक्विफाई है या सॉलिड है, या अपन इसको लिक्विफाई या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। देख बेटा सुन, तो खुद समझ इसको, ठीक है ना, रट मत, समझ बस, ठीक है। देख, या कोई चीज पड़ी है और वो चीज आपकी सेमी सॉलिड है या लिक्विफाई है, तो इस चीज को तू सक्शन करके इजीली बाहर खींच सकता है थ्रू द सक्शन, थ्रू द सक्शन तो इसको इजीली बाहर खींच सकता है। और जैसे ही तू सक्शन करेगा तो ये पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाएगा और बाहर आते ही पेशेंट को निजाकत मिल जाएगी। और यदि ये सॉलिड है, और यदि ये सॉलिड है, ठीक है ना, ठीक है ना, यदि आपका, ठीक है ना, यदि आपका सॉलिड है, ठीक है ना, तो सॉलिड होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो देख बेटा, सॉलिड यदि ईयरवैक्स यहाँ पड़ा रहेगा और इस ईयरवैक्स के साथ में तू जबरदस्ती करेगा, इसको जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो तू खुद सोच, यहाँ की पूरी पूरी मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर देगा। अरे किसी हार्ड पार्टिकल्स को बाहर खींचेगा तो वो रगड़ नहीं लगाएगा क्या, और जब वो रगड़ लगाएगा तो क्या यहाँ की स्किन है वो डैमेज नहीं होगी क्या। मीनवाइल आप जब ऑटोस्कोपी कर रहे हो तो ऑटोस्कोपी के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ इतना सा देख पा रहे हो कि सामने से ईयरवैक्स कितना है, ये पीछे तक एक्सटेंडेड भी हो सकता है, और यदि पीछे तक एक्सटेंडेड रहा और आपने इसको खींचने की कोशिश की तो बेटा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को भी साथ ले आओगे। इसीलिए यदि सॉलिड है, देख लिया टच करके, सॉलिड लगा, कुछ नहीं करना है यहाँ भी, ठीक है ना। इस पेशेंट को एक काम कीजिएगा, आप H2O2 का सॉल्यूशन दीजिएगा, पेशेंट को बोलो ये जो आप H2O2 का सॉल्यूशन दे रहे हो, ठीक है ना, ये H2O2 का सॉल्यूशन दो, पेशेंट को बोलो कि दिन में 5 से 7 बार डाले, एक एक बूंद, जब भी याद आए कि मेरे कान है उस टाइम एक बूंद डालना है, ठीक है। कोई मेडिसिन है नहीं, कोई और कुछ है नहीं, क्योंकि पैथोलॉजी नहीं है तो मेडिसिन कहां से है, ठीक है ना। एक एक बूंद डालो, डालने से क्या होगा कि ये लिक्विफाई होगा, ठीक है ना। और पेशेंट को बोलना है कि देख भाई, इस दवाई से मोस्ट ऑफली ये चांसेस होगा कि ये अपना आप बाहर आ जाए, यदि फिर भी बाहर नहीं आ रहा, यदि फिर भी बाहर नहीं आ रहा तो एक काम करना, 5-7 दिन बाद आना और इसका सक्शन इवाकुएशन करना, सक्शन करोगे तो ये पूरा पूरा बाहर आ जाएगा और पेशेंट को ईयरवैक्स डिपोजिशन से निजाकत मिलेगी, ठीक है। ईयरवैक्स डिपोजिशन को मैं 2 मिनट के अंदर वापस समराइज करता हूँ, क्या है। अब नॉर्मल कंडीशन एक ऐसा है जिसके अंदर ईयरवैक्स एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आपका डिपोजिट हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट के साथ में आपका डिपॉजिट हो रहा है, उसी के साथ ही साथ क्या हो रहा है कि सर ये जो है वो कोज कर रहा है, ओटाइटिस एक्सटर्ना करवा रहा है, ये आपके हियरिंग को डिमिनिश्ड कर रहा है। ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से पेशेंट के अंदर दर्द हो रहा है, उसमें हेवीनेस लग रहा है, स्वेलिंग है, वहां ओटोरिया जैसा कंडीशन हो रहा है, पेशेंट को बुखार आ गया है, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा ये हियरिंग डिमिनिश्ड कर रहा है, ठीक है ना। अगला बात करते हैं, ठीक है ना, अगला बात करते हैं क्या कि सर ये जो आपका ईयरवैक्स डिपॉजिट हुआ है वो आपका हियरिंग डिमिनिश्ड करने की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कॉज कर रहा है। बोला है मैंने, कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ईयरवैक्स डिपोजिशन, सबसे कॉमन टाइप का हियरिंग लॉस होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। दूसरा हियरिंग लॉस होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, उसका जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो कॉज होता है क्या, वो होता है आपका ओल्ड एज, जिसको प्रेसबाइकोसिस बोलते हो, ठीक है। सर कैसे पता करोगे कि ईयरवैक्स पड़ा है, ऑटोस्कोपी के थ्रू। क्या करना, ऑटोस्कोपी करने के बाद में देखा कि लिक्विफाई है, सक्शन करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। देखा कि लिक्विफाई नहीं सॉलिड है, उसको लिक्विड बनने का वेट करो, ठीक है ना। और जैसे ही वहां पे लिक्विड बनने की, ठीक है ना, जैसे ही वहां लिक्विड बनने का कोशिश होगा, जैसे ही वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनते ही इसको अपन सक्शन करके बाहर निकाल लेंगे, और जैसे ही सक्शन करके बाहर निकालोगे आपका कान है वो पूरा पूरा साफ हो गया, ठीक है बेटा। अगला जो आता है, अगला जो आता है वो आता है आपका ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। सर वही, ओटो का मतलब ईयर, आईटीएस का मतलब इन्फ्लामेशन, और मीडिया का मतलब मिडल ईयर, यानी कि मिडल ईयर के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है ना।
ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं चाहिए सर, ठीक है ना। अरे भाई मेरे अजय सिंह राजपुरोहित, ठीक है ना, ये क्लासेस लंबी नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो सिलेबस कब होगा मेरे भाई, ठीक है ना, सिलेबस भी तो करवाना है, ठीक है ना। और शायद तक मेरे हिसाब से जो जिनोमिक के ऑफलाइन के अंदर जो पढ़ाया जाता है या फिर वो जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर जैसा पढ़ाया जाता है, उसका सीएचओ तो 1% भी नहीं पढ़ा रहे हम लोग, ठीक है ना। इतना छोटा 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 करके टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और इतना तो बेटा है वो थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि चीजें हैं वो आसानी से समझ आ सके। पढ़ो तो आपको ऐसा लगे, ठीक है ना। आप इस चीज को क्यों दिमाग बार बार नहीं ले पा रहे हो कि जिनोमिक के थ्रू जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, हम आपकी क्लासें ले रहे हैं 8:30 से लेकर 10, 10:30 से 11 बजे तक या 11:30 बजे तक। तुम इस चीज को इससे क्यों नहीं समझते कि 3.5-4 घंटे के अंदर जो तुमने पढ़ा है दूसरे दिन वही किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक के साथ में पढ़ो, वही टॉपिक पढ़ो, उसके एमसीक्यूज निकालो। और जब उन एमसीक्यूज को तुम निकालोगे तो देखो वो कितने इजीली तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं। यदि वो सॉल्व नहीं हो रहे हो तो बात अलग है, ठीक है ना। पढ़ाने पढ़ाने का क्या मीनिंग हुआ, ठीक है ना। लंबी क्लासेस चलने का, छोटी क्लासेस चलने का। ओटाइटिस मीडिया के बारे में, ठीक है ना, ये जो आपको ओटाइटिस मीडिया है इसका मीनिंग होता है ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, यानी कि मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर, मिडल ईयर के अंदर जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। लेब्रियंटाइटिस, यादुवंशी, ठीक है ना, ठीक है। चलिएगा अगला बात करते हैं। सर अगला बात करते हैं, 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट एंड क्रॉनिक, देख बेटा, एक्यूट जो अभी अभी हुआ हो जिसका हिस्ट्री वो 5-7 दिन पुराना हो, एक्यूट फेज में हो। और क्रॉनिक जो कि बहुत लंबे टाइम से हो, 2-3 महीने से हो, या फिर 1 साल में यदि 5 से 7 एपिसोड हो जाए एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, तो उसको मैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। या तो कोई हो जो लंबे टाइम से चलता आ रहा हो वो, या फिर यदि एक ही साल में 5 से 7 अटैक आ जाए आपके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, 5 से 7 बार एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाए, होए ठीक हो जाए, थोड़े दिन होए वापस ठीक हो जाए, यदि 5-7 बार से ज्यादा एपिसोड हो गए हो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, तो दैट कंडीशन इज आल्सो कंसिडर्ड इनटू द क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। ये जो क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया है या फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, इसके क्या कोज होता है, तो बेटा पहला होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर बेटा मोस्ट कॉमन कोज है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन कोज है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन कोज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका कदापि मीनिंग नहीं है कि ग्राम नेगेटिव नहीं करवा सकता, ग्राम नेगेटिव भी करवाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की, ठीक है ना। मुकेश जैन के फूलचंद यार गया, पढ़ लियो बस, ठीक है ना। चलिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देख बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव मोस्ट कॉमन कॉज है, इसका कदापि मीनिंग नहीं है कि ग्राम नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव की तुलना में कम, ठीक है। अगला बात करते हैं बेटा वायरस, और अगला बात करते हैं फंगस। स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखना, ठीक है ना। बैड प्रोग्नोसिस, बैड प्रोग्नोसिस, जो फंगस इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है या फंगस ओटाइटिस मीडिया होता है, उसका जो प्रोग्नोसिस है वो सबसे गंदा होता है, सबसे आपका सुगला वाला होता है। इसलिए सबसे गंदा या सुगला बोल रहा हूँ, इसलिए इसको बैड प्रोग्नोसिस बोल रहा हूँ, क्योंकि फंगस है वो इजीली रिडिकेट होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देख बेटा, फंगस को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। इस बात को कंक्लूड करना, अपनी बॉडी में फंगस इन्फेक्शन है वो कहाँ ज्यादा बनता है, या तो बनता है एक्जिला में या बनता है ग्रोइन एरिया में। क्यों एक्जिला और ग्राइनो एरिया, क्योंकि एनी टाइम मॉइस्चराइजेशन रहता है, और जब एनी टाइम मॉइस्चराइजेशन रहता है तो वहां पे जो फंगस है वो फंगस इजीली आपका, फंगस जो है वो इजीली आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना।
फंगस जो है वो आपका क्या होगा, इजीली ग्रोथ कर लेगा, और यदि फंगस ने ग्रोथ कर लिया तो वो ओटाइटिस मीडिया लीड करवा देगा। सर इसी वजह से कान जो है, कान के अंदर अपन ने शुरू से पढ़ा कि वहाँ मॉइस्चराइजेशन रहता है, वहाँ स्वेट ग्लैंड है, वहाँ सिबेस में आपका सिबेसिस ग्लैंड है, सीबम है, ईयरवैक्स जो मॉइस्चराइजेशन रख रहा है। यदि वहां फंगस पहुंच गया तो उसको इरिडिकेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ड्राइनेस रखना इजी बात नहीं है। इसीलिए मैंने बेड प्रोग्नोसिस लिखा फंगस ओटाइटिस मीडिया के साथ में। बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका बैक्टीरिया, ठीक है ना, और ग्राम आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव भी वहां होता है। अगला क्या है, तो बेटा ट्रोमा। ट्रोमा, और ट्रोमा के अंदर क्या, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परफोरेशन, सपोज कीजिएगा किसी के ट्रोमा की वजह से आपका जो टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन है वो फट गया। यदि टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन के ऊपर परफोरेशन हुआ तो देख बेटा, टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन परफोरेशन होने से इन्फ्लामेशन होगा, और टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो है वो पार्ट था तेरे मिडल ईयर का, ठीक है। अगला, जब टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन में परफोरेशन होगा तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली मिडल ईयर कैविटी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं। अरे भाई अब कोई इरिटेट नहीं करेगा, जो कर रहा है उसको करने देना है यार, ठीक है ना, वो ढंग से गाना गाएगा, उसको क्या करना है, ठीक है। अगला बात करते हैं। परफोरेटेड आपका टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन हुआ तो वो क्या करेगा बेटा, वो आपके मिडल ईयर के अंदर एंटर करेगा, और मिडल ईयर के अंदर एंटर करने के बाद में क्या करेगा, मिडल ईयर में एंटर होते ही वो आपका ओटाइटिस मीडिया कोज करवाएगा। बेटा अगला जो कोज होता है वो होता है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग, ठीक है। जो लोग श्वेत अग्नि डंडिका के शौकीन होते हैं, ठीक है ना, श्वेत अग्नि डंडिका मतलब सिगरेट, ठीक है ना, जो लोग सिगरेट के शौकीन होते हैं, देख बेटा सुन, स्मोकिंग क्या करता है, इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी, किस टाइप की इरिटेबिलिटी, तो देख बेटा, वो लोग जो सिगरेट पीने के बाद नाक, आपके नाक से धुआं निकालने के शौकीन होते हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो कान से भी धुआं निकालते हैं, ठीक है। देख सुन समझ, जैसे ही आप इस सिगरेट का स्मोक लेने के बाद में उसको नाक से निकालने की कोशिश करोगे तो वो बेटा नेजोफेरिंग से होता हुआ बाहर आएगा, और वहीं आपका यूस्टेचियन ट्यूब है, ठीक है ना, वहीं आपका यूस्टेचियन ट्यूब है, और यूस्टेचियन ट्यूब वही है तो आपका स्मोक है वो आपका कान के अंदर एंटर करेगा, और जैसे कान में एंटर करेगा, कान में एंटर करते हुए इरिटेबिलिटी कोज कराएगा, और इरिटेबिलिटी के साथ में आपका जो ओटाइटिस मीडिया है वो आपका डेवलप हो सकता है। अगला जो इसका कोज होता है बेटा वो होता है आपका, वो होता है रिकरेंट URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि किसी पेशेंट के अंदर URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उससे क्या होगा कि देख बेटा, यदि किसी पेशेंट में बार बार URTI हुआ, बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, यदि किसी में बार बार राइनाइटिस हुआ, साइनोसाइटिस हुआ, फेरिंजाइटिस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तमाम वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है जो यूस्टेचियन ट्यूब के पास में हो रहा है, और यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली कान के अंदर पहुंच जाएगा, और कान के अंदर पहुंच के, ठीक है ना, कान के अंदर पहुंच के क्या करवाएगा बेटा, कान के अंदर पहुंच के वो सही तक आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा सकता है, और उस ग्रोथ की वजह से क्या होगा, उस ग्रोथ की वजह से आपका जो मिडल ईयर है उसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। सर क्या क्या कोज अपन ने डिस्कस किया, तो अपन ने कोज डिस्कस किया है क्या कि बेटा वहाँ ट्रोमा लग सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हो सकता है, आपका स्मोकिंग है। अगला अपन ने जो बात किया था वो क्या किया था आपने, URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक पेशेंट है जिसको बार बार URTI हो रहा है तो उसमें कौन से टाइप का इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो बेटा ओटाइटिस मीडिया होने की जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, आपका ओटाइटिस मीडिया होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है, और जैसे ही आपका ओटाइटिस मीडिया होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा मिडल ईयर का। ये बेटा जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है वो क्यों घातक है, ठीक है, देख सुनना समझना इसको, ठीक है। देख बेटा, मैंने अभी बोला था आपको कि बेटा जहां जहां इन्फ्लामेशन होगा, जहां जहां इन्फ्लामेशन होगा वहां वहां एक्जुडेशन जमा होगा, एक्जुडेशन जमा होगा, और एक्जुडेशन होता है फ्लूइड। अरे अपन ने तो कान की बात ही मिडल ईयर की इसी से स्टार्ट किया था कि मिडल ईयर एक ऐसा कैविटी है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एनी टाइम हवा होनी चाहिए। यदि मिडल ईयर के अंदर आपका फ्लूइड हो गया तो मिडल ईयर में फ्लूइड होने से क्या होगा कि जो ऑडिटरी ओसिकल्स है वो ढंग से मूव नहीं कर पाएगी, और जब वो ढंग से मूवमेंट नहीं करेगी तो मेरे को एक बात बता, हियरिंग मैकेनिज्म है वो अप्रोप्रिएट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। बेटा देख, जहां कहीं पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होता है या इन्फेक्शन होता है,
ये इन्फेक्शन क्यों आपके शरीर के लिए हानिकारक है? क्योंकि ये इन्फेक्शन हमेशा और हमेशा आपकी जो हेल्दी सेल्स होती है उन हेल्दी सेल को डैमेज करता है, डैमेज करता है। जब मिडल ईयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा तो क्या वो मिडल ईयर की सेल को डैमेज नहीं करेगा? क्या वो डैमेज करेगा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन पे, वो डैमेज करेगा ऑडिटरी ओसिकल्स को। जब टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, ऑडिटरी ओसिकल्स नहीं रहेगा, तो मुझे एक चीज बता बेटा, आपका हियरिंग है वो और इंपेयरमेंट होगा। मीनवाइल जब ये इन्फ्लामेशन चल रहा है तो क्या इन्फ्लामेशन वाले साइन एंड सिम्टम्स है वो नहीं आएंगे क्या? ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट आपका होता है, उसके अंदर ओटाइटिस मीडिया होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मैंने सीएचओ के हिसाब से उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट को थोड़ा सा साइड अप किया है। ठीक है ना, बहुत सारे कोज होते हैं और भी, एनाटॉमिकल अल्ट्रेशन होता है, छोटी